नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन, कुक्कुट आहार योजना को मिली स्वीकृति, न्यायिक और शहरी विकास को मिलेगा बल। उत्तराखंड कैबिनेट ने 6 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। नेपाल में राजनीतिक सामाजिक संकट गहराया, खुफिया एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में अशांति की जताई आशंका। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने स्थिति को गंभीर बताते हुए कड़ी सतर्कता की अपील की। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर राज्य भर में कार्यक्रम। देहरादून में सीएम धामी ने पुष्पांजलि की अर्पित, त्याग, सम्मान और राष्ट्र निर्माण पर दिया प्रेरक संबोधन। पीएम मोदी 11 सितंबर को करेंगे उत्तराखंड का दौरा। उत्तरकाशी और चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर धामी और अधिकारियों के संग करेंगे बैठक। और रामनगर में वाहन फिटनेस को लेकर परिवहन विभाग पर उत्पीड़न के आरोप। 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन वाहन बंदी का ऐलान। हल्द्वानी में फिटनेस कराने से बढ़ी परेशानी और मनमानी वसूली पर विरोध होगा तेज। खबरों पर नजर डालेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के फैसलों की जानकारी डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने दी। देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया जाएगा। उच्च न्यायालय के अधिष्ठान की अगर बात करें तो अधिष्ठान कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशु लिपिक के एक पदों को मंजूरी मिली है। उधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित की गई। पशुपालन विभाग के तहत कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के लिए होगी। इसके तहत 2,25,85,000 की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के ये फैसले राज्य में परिवहन, न्यायिक प्रशासन, शहरी विकास, पशुपालन और सुशासन को मजबूती देने वाले माने जा रहे हैं। स्वागत है। माननीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशु लिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में हाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर जमीन की मांग कर रखी थी, उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है 9 हेक्टेयर ले आएंगे। 9 हेक्टेयर 9.9 हेक्टेयर 9.9 देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार है। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। पड़ोसी देश नेपाल इस समय सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने सावधान किया है कि असामाजिक तत्व सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैला सकते हैं। भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी इस पर चिंता जताते हुए बताया कि एक गंभीर विषय है। नेपाल पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र है, साथ ही जिस प्रकार की स्थिति नेपाल में बनी हुई है वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है। और मात्र सीमा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको हम कह सकते हैं पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है, और वहाँ जिस तरह की का ये जो अभी दृश्य बना है उसके कारण जो अस्थिरता नेपाल के अंदर आ रही है वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है भविष्य में आकर। तो उसको देखने की आवश्यकता है, और क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र हैं तो निश्चित तौर पर हमको सजग भी रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी करना पड़ेगा, और वो हम लोग कर भी रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
सीएम धामी ने कहा कि पंत ने राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में अहम योगदान दिया। उनका त्याग और समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती पूरे प्रदेश के साथ पूरे उत्तराखंड में जगह जगह धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान संस्कृत कार्यक्रम के साथ साथ जगह जगह श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया जा रहा है। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित पंत पार्क में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट के अलावा जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान हल्द्वानी महापौर गजराज बिष्ट के अलावा कई जनप्रतिनिधि और समिति से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश में और विशेषकर उत्तराखंड प्रदेश में आदरणीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं समझता हूं कि उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प आज उत्तराखंड का हर एक वासी, प्रत्येक जन ले रहा है। उन्हीं के कारण हम सब लोग आज ये देश आज़ाद भी हुआ। उन्होंने सुल्तान आंदोलन में भी भाग लिया और प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश तब ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था। इसका नाम पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर उन्होंने इसका नाम को रोशन किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और उनके जो परिवारजन हैं उन सबको आज उनके 138वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, देश के पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी, नगरपालिका अध्यक्ष संदीप रावत सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने शहीद स्मारक पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके साहित्यिक, सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक प्रखर चिंतक और दूरदर्शी कुशल राजनेता थे, जिन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अंग्रेजों से लोहा लिया और एक आदर्श राजनेता के तौर पर समाज कल्याण की दिशा में काम किया। चंपावत जिले में स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान गोरलचौड़ मैदान के पास पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए आधुनिक भारत के लिए उनके कामों की सराहना की गई। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालय गोरलचौड़ मैदान स्थित ऑडिटोरियम हॉल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आयोजन समिति के संयोजक शंकर दत्त पांडे ने कहा कि पंत का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष और हिंदी भाषा के विकास में अविस्मरणीय योगदान सभी देशवासियों की ओर से सदैव याद रखा जाएगा। विदित है आज 138वीं जन्मतिथि है और पंत जी के जन्मतिथि पे आज जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता, बच्चों की रैली, बच्चों का उद्बोधन और साथ ही जो यहाँ मुख्य कार्यक्रम है, सभी कार्यालयों में 9 बजे उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर पुष्पमाला अर्जित करने के निर्देश थे। 9:30 बजे हम लोगों ने जनपद कार्यालय में कार्यक्रम किया जो कि 10 बजे तक चला। हमारे जनपद में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें हमारे चंपावत जो ये ऑडिटोरियम है और जो पंत जी की यहाँ पर स्टैच्यू है उस पर माल्यार्पण करके एक मेन कार्यक्रम हमारे द्वारा जो किया गया वो जिला ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें जिले के समस्त अधिकारीगण और यहाँ के जनता और हमारे बीच में जो स्कूली बच्चे थे उनके द्वारा नृत्य, स्वागत गीत आदि किए। सारा मुख्य कार्यक्रम जो है हमारे द्वारा चंपावत ऑडिटोरियम में मनाया गया है। इसके अलावा लोहाघाट का कार्यक्रम लोहाघाट में, पार्टी में, बाराकोट में, टनकपुर में और बनबसा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। माना जा रहा है कि शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधे आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। लगभग 1 घंटे के सर्वेक्षण के बाद 5 बजे वापस जॉलीग्रांट आएंगे और उसके बाद वहां पर अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। साथ ही कुछ आपदा पीड़ितों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। देर शाम 6 बजे फिर प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को उत्तराखंड भाजपा भी खास मान रही है। विधायक विनोद चमोली का मानना है कि प्रदेश ने केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध किया था, लिहाजा प्रधानमंत्री इसका आकलन करने में भी प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। देखिए,
जिस तरह इस बार आपदा आई है, जिस प्रकार की क्षति उत्तराखंड में हुई है, तो लगभग 6,000 करोड़ का नुकसान हम लोगों ने आंका है, 5,700 कुछ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बीच में ये दौरा, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का रहेगा, ये उम्मीदें लेकर आया है। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने वहाँ से क्षतिपूर्ति मांगी है और केंद्र से जो मदद मांगी है, निश्चित तौर पर बढ़ा करके हमको मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इससे बहुत राहत उत्तराखंड को मिलने जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, करीब 2 घंटे का प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह की आपदा से इस वक्त उत्तराखंड के कई इलाके गुजर रखे हैं, राहत की मरहम के लिए केंद्र की तरफ से टीम तो आई हुई है, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद आएंगे, अपने खुद आंखों से हालात देखेंगे, तो मुझे लगता है जो मांग की जा रही है वो तो पूरी होगी ही, लेकिन उत्तराखंड की जनता को भी एक बड़ा संबल मिलेगा। बिल्कुल प्रभात, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मंच से कह चुके हैं कि उत्तराखंड हमारे दिल में बसता है, उत्तराखंड के लिए एक अलग प्रेम है। तो कल वो आ रहे हैं। जिस तरह से इस बार मानसून में उत्तराखंड में आपदा आई है तो बहुत हानि हुई है, जान माल की भी हानि हुई है और बहुत सारे लोगों को आर्थिक रूप से भी हानि हुई है, कितने घर दब गए हैं। तो इसका निरीक्षण करने के पहले केंद्रीय टीम आई है, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे जौलीग्रांट पहुंचेंगे और वहां से हवाई सर्वेक्षण के द्वारा वो आपदा पीड़ित क्षेत्र है, आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाएंगे और जायजा लेंगे। उसके बाद 5 बजे जौलीग्रांट लौटेंगे, वहां पर मुख्यमंत्री सहित आला अधिकारी रहेंगे और वहां उनके साथ बैठक करके दिशा निर्देश देंगे। साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र से सहायता मांगी है, जो आपदा हुआ है उसके लिए 5,702 करोड़ का। तो उत्तराखंड वासियों को, मुख्यमंत्री को और जो यहाँ के नेता हैं उनको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो जो सहायता राशि मांगी गई है वो प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा किया जाएगा। प्रभात, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कल 4 बजे उनका उत्तराखंड पहुंचने का कार्यक्रम है, 1 घंटे का उनका दौरा रहेगा, लेकिन उसके बाद अगले 1 घंटे में वो वहां अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री उस बैठक में मौजूद रहेंगे और संभावना पूरी है कि वो कुछ आपदा प्रभावितों से भी मिले और उसके बाद जो राशि मांगी गई है उसको लेकर जो पुरजोर जरूरत बताई जा रही है उत्तराखंड की तरफ से, हो सकता है कि उसको लेकर एक अच्छे संकेत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी दिए जाएं। रुड़की के रामनगर रामलीला मैदान में इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम शुरू हो चुका है। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ फीता काटना नहीं बल्कि काम करना है। मैदान में टाइल्स लगने से बारिश के बाद होने वाली कीचड़ की समस्या खत्म होगी और लोगों को राहत मिलेगी। नगर निगम मेयर और उनके बीच तालमेल की कमी की बात को विधायक ने खारिज किया। और हिंदू धर्म के बहुत बड़े त्यौहार जो है वो आ रहे हैं। दिवाली है, दशहरा है, अभी जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी आज पर होने मनाई। रामलीला ग्राउंड हमारा ऐतिहासिक ग्राउंड है, यहाँ पर हर वर्ष रामलीला होती है। मैं बताऊँ कि 65 साल से लगातार रामलीला चल रही है यहाँ पर। तो इस बार भी रामलीला समय पे शुरू होनी है, तो उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर इंटरलॉक टाइल्स लगवा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु आते हैं रामलीला देखने और भजन सुनने, उनको दिक्कत ना हो बैठने में। बारिश के समय काफ़ी यहाँ पे दलदल हो जाती है, तो उसके तहत यहाँ पे कमेटी द्वारा मेरे से रिक्वेस्ट करी गई थी, तो यहाँ पर टाइल्स का कार्यक्रम चल रहा है और रामलीला के शुरू से पहले यहाँ पर टाइल्स जो है कलर टाइल्स लगवा दी जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की फिटनेस को लेकर लंबे समय से वाहन स्वामी आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने परिवहन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 18 सितंबर से अनिश्चितकाल के लिए वाहनों का संचालन बंद करने का ऐलान किया है। वाहन स्वामियों का आरोप है कि रामनगर में सहायक परिवहन अधिकारी का कार्यालय होने के बाद भी वाहनों की फिटनेस हल्द्वानी से करवाई जा रही है, जबकि पूर्व में ये काम रामनगर में ही किया जाता था। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में फिटनेस का काम करने से वाहन स्वामियों को जहां एक तरफ परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं निर्धारित मूल्य से भी कई गुना ज्यादा मूल्य फिटनेस करने वाले लोगों द्वारा वसूला जा रहा है और इससे वाहन स्वामियों की जेबों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी अब इसे सहन नहीं करेंगे। उन्होंने पूर्व की तरह रामनगर में ही फिटनेस कराने की मांग की। बुधवार को सभी वाहन यूनियन की हुई संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 18 सितंबर से रामनगर में सभी व्यावसायिक वाहनों का संचालन बंद रहेगा।
इसमें पिछले हम 1.5 महीने से मेहनत आंदोलन सब कर रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है, रामनगर के अंदर ART होने के बाद पहले जैसे फिटनेस कमर्शियल वाहन की होती थी, वो इन्होंने अचानक से बंद कर दी है। और बंद करने के साथ साथ उसमें 4 से 5 गुना जो वृद्धि करी है, ये सीधे सीधे कमर्शियल वाहन स्वामी की जेब पे डाका है। और ये डाका और ये भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि पता ये लगा है, इसमें पहले क्या होता था, 2 से 3 हजार की फिटनेस होती थी। वो फिटनेस की इतने है, लेकिन ये जो 10-12 हजार हुआ है, ये पैसा जा किसकी जेब में गया है? इस भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये सरकार अपनी शासन प्रशासन जो भी ये गलत नीति बनाई है, इनको वापस ले। अभी हमने यहाँ पे रामनगर की संयुक्त जितनी भी यूनियन है, ट्रक, डंपर, ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, जिप्सी, बस, जितनी भी यूनियन है, सब यहाँ पे इकट्ठा है। और सबकी एक राय ये बनी है, आने वाली 18 तारीख को हम रामनगर में संचालन बंद करने जा रहे हैं कमर्शियल वाहन का। रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजीव, क्या परिवहन विभाग की तरफ से बातचीत की कोई पहल की गई है? क्योंकि इन्होंने व्यावसायिक वाहनों को नहीं चलाने का निर्णय लिया है। ऐसे में हो सकता है कि वहां की जो अर्थव्यवस्था तो है ही रामनगर की जो लोकल है, लेकिन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या परिवहन विभाग ने कोई पहल की है? देखिए प्रभात जी, मैं आपको बताऊं कि जो पहले ये सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय है रामनगर में, जो वाहन स्वामियों का, चालकों का कहना है कि पहले वाहनों की फिटनेस यही हो जाती थी रामनगर में और निर्धारित मूल्य में न्यूनतम मूल्य पर ही की जाती थी। लेकिन उनका आरोप है कि अब ये हल्द्वानी से भी जो है गोला पार में फिटनेस का जो है ठेका दे दिया गया है किसी प्राइवेट कंपनी को। और जो वाहन चालकों का, स्वामियों का आरोप है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो पहले 2.5 से 3 हजार में फिटनेस का काम होता था, वो अब 12 से 13 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। और रामनगर से जो है करीब 65-70 किलोमीटर की दूरी भी है, वो भी अतिरिक्त पड़ रहा है, उन पर बोझ पड़ रहा है। उन्होंने इस मामले में पहले भी परिवहन विभाग कार्यालय में प्रदर्शन का ज्ञापन दिया, स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन दिया, सरकार में भी जो है लगातार उनको पत्राचार उनका चल रहा है। लेकिन आज जो बैठक हुई है, तो इसमें 12 जो है वाहन यूनियन शामिल हुई है, संयुक्त रूप से एक मोर्चा बना दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि सरकार और परिवहन विभाग हमारी मांग नहीं सुन रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है वाहन स्वामियों की जेबों पर डाका डालने का काम किया जा रहा है, जिसे हम सहन नहीं करेंगे। और 18 तारीख से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि रामनगर में जो जितने भी कॉमर्शियल वाहन है, इनका संचालन बंद कर दिया जाएगा। दूध वाहन को, स्कूल वाहन को और एम्बुलेंस को छूट दी गई है। और क्योंकि रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी है, ऐसे में यदि वाहनों का संचालन और बसों का संचालन पर्वतीय रोडों पर बंद होता है, तो निश्चित तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों से रामनगर आने व जाने वाले लोगों को जहांपुर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दिल्ली व अन्य राज्यों के लोग भी रामनगर से ही पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, तो ऐसे में उनके आगे भी एक गंभीर संकट उत्पन्न होने की संभावना है। तो वहीं कॉर्बेट पार्क में भी पर्यटक आ रहे हैं भ्रमण के लिए, देशी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। तो इसमें हड़ताल में जिप्सी यूनियन भी शामिल हो गई है। तो ऐसे में अब पार्क में जो है पर्यटकों को भ्रमण के लिए भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस समस्या का समाधान करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी तक परिवहन विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं है। इन सभी का कहना है कि उनको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो लंबे समय से उठाना पड़ रहा है। परिवहन विभाग से लेकर अधिकारियों तक उन्होंने कई बार बात पहुंचाई, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो आखिरकार उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आपातकाल से जुड़ी जो सेवाएं हैं, चाहे एम्बुलेंस की बात करें या फिर बात करें स्कूल वाहनों की या फिर दूध जो सप्लाई करने वाले वाहन हैं, उनको इस बंद से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा जितने भी व्यावसायिक वाहन हैं, उन सभी को ये बंद रखेंगे। नैनीताल जनपद में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और सार्वजनिक जगहों पर हो रहे हुड़दंग पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आधी रात को खुद सड़कों पर उतरकर चेकिंग का जायजा भी लिया। एसएसपी ने पुलिस टीम को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध नशे की तस्करी, शराब पीकर वाहन चलाना और सार्वजनिक जगहों पर हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभियान का मकसद अपराधों पर लगाम लगाना और आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। तो ऑपरेशन रोमियो के तहत कार्रवाई करी है, 3 अलग अलग लोकेशंस में करी जा रही है। एक तो यही लोकेशन है हनुमान मंदिर के पास, इसके अलावा जो हमारा पीली कोठी है और छड़ैल, इन 3 लोकेशंस में चेकिंग करी जा रही है। ये अक्सर जंक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक मूवमेंट होता है, बहुत सारे वायलेशंस भी यहाँ पे होते हैं। तो इसमें हमारा जो फोकस है वो है एमबी एक्ट के जो भी हमारी वायलेशंस हैं वो हैं, ड्रंकन ड्राइविंग है, इसके साथ साथ ट्रिपल राइडिंग है या विदाउट हेलमेट कोई मूव कर रहा है, बिना नंबर प्लेट ही गाड़ी में मूव करे, तो इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। साथ साथ में जो एलिमेंट एक हुड़दंग का भी है, उसको भी हमारा फोकस है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई शराब पी के उल्टी सीधी हरकतें करने वाले इस तरह के लोग, तो उन पर भी फोकस है, उन पर भी कार्रवाई
करी जा रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं में आपदाग्रस्त लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत सामग्री भेजी है। उत्तर प्रदेश की तरफ से तकरीबन 3800 पैकेट राहत सामग्री के उत्तराखंड भेजे गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई राहत सामग्री 11 ट्रकों के जरिए हल्द्वानी पहुंची, जिसे यहां से उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों में भेजा जा रहा है। जिन आपदाग्रस्त इलाकों में ये राहत सामग्री भेजी जा रही है उनमें नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत जिले शामिल हैं। ये राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा 3800 किट जो कि उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरित करने हैं, उनके किट बनवाकर यहाँ भेजे गए हैं, जिसमें सूखा राशन, एक सप्ताह का जो राशन एक गृहस्थी को आवश्यक होता है, ऐसे 3800 किट यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। हमें कल ही सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा 3800 राहत किट उत्तराखंड को भेजी जा रही है और वो हल्द्वानी में हम लोग रिसीव करेंगे। हमने शासन से भी कोऑर्डिनेट किया तो ये तय हुआ है कि 3800 में 1000 किट नैनीताल जनपद में और बाकी जो है कुमाऊं के जो है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में हम लोग भिजवा रहे हैं। वहाँ से भी गाड़ियाँ हमने मंगवा ली हैं। भाजपा विधायक राजकुमार पुरी ने कहा है कि पौड़ी में अधिकारियों की नियमित तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में चुनाव जीतने के बाद जनता की मांग पर उन्होंने ये मुद्दा सीएम के सामने रखा, जिसके बाद मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में निर्णय हुआ कि कमिश्नर हर हफ्ते 2 से 3 दिन पौड़ी में बैठेंगे ताकि जनता के कामों में देरी ना हो। विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वो इस मुद्दे को उठाकर श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि वास्तव में 2022 से ही मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कमिश्नर पौड़ी में बैठ रहे हैं और अधीनस्थ अधिकारियों को भी वहीं बैठने के निर्देश दिए गए हैं। तो मैं जब 2022 का चुनाव हुआ और मैं पौड़ी से विजय हुआ तो लोगों का शिष्टमंडल, कई लोगों के शिष्टमंडल मेरे पास आए। उन्होंने डिमांड की कि वास्तव में पौड़ी में कमिश्नरी होने के बावजूद यहाँ पर कमिश्नर नहीं बैठता, उसके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं वो भी नहीं बैठते। तो इस बात को लेकर मैंने सीएम साहब से बात करी, आदरणीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, और उनके साथ बैठने का ये लाभ हुआ कि उन्होंने 2-3 बार अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुझे भी बुलाया और सभी अपने पौड़ी क्षेत्र के जो आदरणीय धन सिंह रावत जी हैं, सतपाल महाराज जी हैं, इन लोगों को बुलाने के बाद सारी बैठक हुई हैं और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट ये निकला कि उसके बाद महीने में हर हफ्ते जो है कमिश्नर वहाँ बैठते हैं। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन के लिए वहाँ जाते हैं, जो वहाँ के काम होते हैं उनको निपटा कर फिर जो है, क्योंकि उनके पास देहरादून की भी जिम्मेवारी है, तो जब अधिकारी के पास जिम्मेदारी देहरादून की भी होगी तो वास्तव में पूरा समय वहाँ बैठ नहीं सकते। तो ये था कि वहाँ के काम कोई ना रुकें, तो उन्होंने 2-3 दिन का समय तय किया। तब से लगातार वो बैठ रहे हैं वहाँ पर। अब विपक्षियों को मौका मिला है कि साहब हम इस बात को उठाएंगे, तो आज डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी ने कहा कि भाई हमने जो है कमिश्नर को बिठा दिया है, लेकिन वास्तव में कमिश्नर तो 2022 से बैठना शुरू कर दिए थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।